This is an ABP Life podcast. हेलो एवरीवन, आप हैं मेरे साथ ऑन लेडीज फर्स्ट ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं कुछ 21st सेंचुरी की महिलाओं से जो कि हमारे आजकल के समाज में कुछ चेंज ला रही हैं और अपने ही फील्ड में बहुत ही खूब तरीके से बढ़ती जा रही हैं। और ऐसी ही एक आज जो महिला हमारे साथ है वो है कवित्री शैलजा सिंह जी। थैंक यू। आपको यहाँ पर लाने का ही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आई और इन्हें बहुत ही प्यार से शब्दों की और गीतों की जादूगरनी भी कहा जाता है। तो जी, ये सब ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल है, और ये गिफ्ट है आपका, गॉड गिफ्ट है कि आप, और आपका टैलेंट है कि आपको आज ये दर्जा दिया गया है और आप इतना प्यारा अपनी पोइट्री लिखती हैं। और सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उर्दू, कन्नड़ा, मराठी, नेपाली, तेलुगु और न जाने कितनी ही भाषाओं में वो प्रकाशित जी होती है जी। तो पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लेडीज फर्स्ट पर, और बहुत आभार आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और इतनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ मिलके बातचीत करने के लिए। बस बातचीत और गपशप के लिए ही है हम यहाँ पे। तो क्या चल रहा है आजकल, कैसी हैं आप? बस मज़े में हूँ, ज़िंदगी जैसे गुजरती है अपने राब्ता गुजरती जा रही है जी। और घर गृहस्थी समाज मतलब हर मोर्चे पर अपने आप को मजबूती के साथ बस खड़े कर रखा है मैंने, इसीलिए आप डटे लेडीज हुए फर्स्ट पे आई हैं। बिल्कुल यही चीज हम बाहर जितनी भी महिलाएं हमें सुन रही हैं, बच्चियां हमें सुन रही हैं, जी जी, उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है हमने कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए, और आएंगी सोसाइटी में, समाज में, काम में, हर चीज में जी जी, बस डट के उसका सामना करना है बिल्कुल, और डट के खड़े रहना है कि कर लेंगे। कोई डर नहीं है, बिल्कुल who cares। हाँ। तो जैसा कि आपने मुझे ये इंटरव्यू से पहले बताया कि आपको शब्दों की जादूगरनी कहा जाता है, तो ऐसा क्यों है? शब्दों की जादूगरनी दरअसल क्या था कि जब मैं विद्यार्थी जीवन में थी तो ऐसे ही सहज भाव में एक गीत लिख गया मुझसे। किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि तुम तो जादूगरनी लगती हो, तो वो आके जैसे दिमाग में बैठ गई वो बात। मुझे लगा कि जादूगरनी किस लिए बोला उसने, है ना। तो मेरे ऐसे ही फूट पड़ा एक गीत की लाइन फूटी, फिर उसके बाद से पूरा गीत बन गया। मैं सुनाना चाहूँगी अपने दर्शकों को। जादूगरनी हूँ मैं, जादू टोना कर दूंगी, जादू। और सबसे बड़ी जादूगरनी तो ये निहारिका जी हैं जो अपने जादू से न जाने कितनी सारी सेलिब्रिटीज़ को यहाँ बुलाती रहती हैं और एक कमरे से यहाँ बिठा के बातचीत करती हैं और पूरी दुनिया में उनको फैला देती हैं, उनके नाम को स्टार बना देती हैं। तो ये गीत इनको समर्पित है, जादूगरनी जी को। जादूगरनी हूँ मैं, जादू टोना कर दूंगी, जादूगरनी हूँ मैं, जादू टोना कर दूंगी। आसमान के सूरज को भी, आसमान के सूरज को भी बौना कर दूंगी, जादूगरनी हूँ मैं, जादू टोना कर दूंगी, मैं जादू टोना कर दूंगी, मैं जादू टोना कर दूंगी। एक बंद निहारिका जी, बहुत ही खूबसूरत आपकी मुस्कुराहट और बहुत ही सुंदर है आप। मेरी प्यारी बहन, छोटी बहन जो कैमरे में सामने खड़ी है, मैं इसको भी समर्पित करती हूँ। सभी पूरी दुनिया की स्त्रियों को मैं समर्पित करती हूँ। शक्ति का गीत है। मंत्र भरे उच्चारण दूंगी, तंत्र भरे विचारण दूंगी, मंत्र भरे उच्चारण दूंगी, तंत्र भरे विचारण दूंगी। रेत धूल कंकड़ पत्थर सब, रेत धूल कंकड़ पत्थर सब सोना कर दूंगी, जादूगरनी हूँ मैं, जादू टोना कर दूंगी, मैं जादू टोना कर दूंगी, मैं जादू टोना कर दूंगी। बस इस गीत ने मुझे पूरे देश में और देश के बाहर भी
जो सुन लेता है वो मेरा नाम जादूगरनी रख देता है। फिर तो मैं कहूँगी जादूगरनी तो आप है, इतना प्यारा गीत लिखने के लिए और इतनी प्यारी बात कहने के लिए कि चाहे कुछ भी हो, पत्थर हो, कोई भी चीज़ हो, मैं उसे सोना कर दूंगी। ऐसी जादूगरनी तो हर महिला होती है फिर मैं बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मातृशक्ति का ही गीत है। बिल्कुल। और भी बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो समय समय पर जी रचते गई, लिखते जी, गई मैं। जी, बिल्कुल। अभी आगे भी सुनाती जाऊंगी। बस इसीलिए तो आज ये गपशप होनी है। जी। तो ये बताइए कि ये पोएट बनने का, कवित्री बनने का ये जो सपना था, इसका जन्म कैसे हुआ? ओह, आपने तो एक ऐसी नस पे हाथ रख दिया। ऐसे तार छेड़ दिए हैं कि अब मैं क्या बताऊँ, क्या वो कहते हैं ना कि किधर की चोट बचाऊं, किधर की चोट दिखाऊं। दरअसल क्या था ना कि जब मेरा बचपन जो रहा तो कविताओं विताओं से तो था एक संवेदनशील, तो हर बच्ची हर लड़कियां होती हैं, बिल्कुल संवेदनाएं होती हैं उनके भीतर। लेकिन मुझे डांस करने का बहुत शौक था। अच्छा, हाँ, क्या बात है। मैं मतलब इतनी जैसे कह सकते हैं ना कि कोई कोई बच्चा सुपर एनर्जी होता है, तो मैं लगातार डांस करती। कहीं दूर सुदूर में भी कोई संगीत गीत ढोल मजीरा बजता तो मैं थिरकने लगती। तो मेरे अंदर एक पैशन था कि मतलब डांस की तरफ। फिर लेकिन हमारा जो पारिवारिक परिवेश था वो थोड़ा पितृसत्ता का पूरा एकदम जैसे नमूना था कि मतलब हर चीज उसमें भरपूर एकदम, जैसे कि लड़की है तो वो 10वीं 12वीं तक पढ़े, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश जहाँ से हमारा गांव है, वहाँ की ये सोच ही है। बल्कि ईस्टर्न यूपी में ये पूरी सोच है लड़कियों को लेकर। आज भी है, कमोबेश आज भी है। तो ये था कि नहीं, लड़की है 10वीं 12वीं करा के इसकी शादी दे देनी है, उससे ज़्यादा आगे नहीं। लेकिन ये था कि अब जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, टीनेज में आई, फिर मुझे वो अंदर जो एक कीड़ा होता है कला का, आर्टिस्ट का, तो डांस तो मुझे किसी ने मतलब कथक वगैरह सिखाया नहीं, लेकिन फिर भी मैं करती थी और आज भी मैं करती हूँ। आज तो मैं भरपूर करती हूँ। बस यही तो सुंदरता है फिर आपके आर्ट की। फिर उसके बाद से मैंने डांस रोक दिया गया, तो फिर मेरे अंदर एक गाने का भी था, तो मैं उस समय गाना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। मम्मी ने भी समझाया, बेटा देखो हम लोग जिस परिवार से हैं उसमें बड़े होके लड़कियां स्टेज पे और जगह पे नहीं कर सकती, उसको तुम कैरी नहीं कर सकती हो। मम्मी भी मेरी प्रशासनिक सेवा में थी जबकि। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन पर भी था वो पति और परिवार का जो एक दबाव होता है। तो फिर गाना गाने से फिर भी थोड़ा एतराज हुआ। कि क्या दिन भर गाती रहती है। अब मेरे अंदर तो वो आर्ट था एक। बिल्कुल। फिर मैं ये हुआ कि गाना जब देखो तब गाना गाती, अरे इसको सिलाई कढ़ाई कुछ सिखाओ, ये करो वो करो, या पढ़ाई करे। तो पढ़ाई में तो मैं शुरू से अच्छी रही। तो मेरे अंदर लिखने का भी शुरू से था। जैसे जब मैं 8वीं 9वीं में थी तो अपनी संवेदनाएं मैं व्यक्त करती थी। अच्छा। क्योंकि एकल परिवार रहा मेरा, जहाँ वर्किंग मदर फादर, तो अपनी बात बच्चा किससे कहेगा, है ना। कितनी देर टीवी देखेगा, कितनी देर मेड रहेगी साथ, या कितनी देर दोस्तों में गाशिप करेगा, खेलेगा कूदेगा। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा अपनी ना विचारों को, अपनी भावनाओं को लिखने लगी। फिर मैंने लिखना शुरू किया धीरे धीरे, छोटे छोटे शब्द सेंटेंस में। फिर मेरी मम्मी ने एक दिन देखा, शायद उनको लगा होगा कि कुछ तो बात है। इसकी फीलिंग्स में ना काफ़ी डेप्थ है। तब मैं 11वीं 12वीं में, उस समय तो आ ही जाती है वो फीलिंग्स। तो फिर उन्होंने नोटिस किया मुझे, तो बोला कि मतलब ठीक है तुम पढ़ो लिखो। और मतलब ये है कि फिर माँ ने सपोर्ट करना शुरू किया मुझे वहाँ से, कि नहीं ठीक है तुम अपने को एक्सप्रेस करो, अपनी चीज़ों को लिखो ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब एक तरह से उन्होंने प्लेटफॉर्म मेरे लिए बनाया और मजबूती के साथ फिर मेरे साथ खड़ी हुई कि नहीं उसकी शादी नहीं करना है, ये जितना पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, जो करना चाहती है वो ये करे। जब ये कहेगी कि इसकी शादी होगी तभी हम इसकी शादी करेंगे। क्या बात है। तो वहाँ से सपोर्ट ही मेरे ख्याल से बहुत रहता है। तो ये सपोर्ट मेरी माँ ने वहाँ पे मुझे दिया, तो थोड़ा एक साहस आया कि हाँ बस अब कर सकते हैं। फिर मैं ग्रेजुएशन से ही मैं बहुत खुल गई तमाम
काव्य पाठ जो विश्वविद्यालय स्तर पे होते हैं। तो एक वो ऐसा मोमेंट कौन सा था, एक ऐसा समय कौन सा था जब आपको लगा कि हाँ मैंने कर लिया है, अपने लिए कुछ बना लिया है? मुझे शैलेश जी के प्रोग्राम में वावा में जाने का एक मौका मिला। अरे क्या हाँ, बात है। तो वहाँ पर फिर जब मैं पहुँची तो फिर पूरे देश ने मुझे सुना वहाँ से जी। और वहीं से फिर लगा कि अरे कि मतलब बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी कहते हैं ना गॉडफादर, बिना किसी बैसाखी के मैं अगर वहाँ तक अपने दम पे हाँ पहुँच गई, मेरी आवाज़ पहुँच गई, मेरे गीत पहुँच गए, तो मुझे लगा नहीं अब तो नहीं, ये इसका साथ नहीं छूटने वाला है, चोली दामन का साथ है, अब इसको निभाना है। बिल्कुल। तो कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा था वहाँ? क्या बात है। वहाँ तो बहुत ही मज़ेदार, जैसे आपके पास जो अनुभव हो रहा है वैसा ही अनुभव वहाँ भी था। बहुत ही आनंदित थी, बहुत अंदर से लग रहा था मैंने क्या पा लिया, है ना, कितनी बड़ी चीज़ जो मैं घर में छोटी बच्ची थी बैठ के टीवी में देखती थी, आज मैं खुद टीवी में हूँ। आज मैं खुद हूँ। तो एक वो जो खुशी थी ना, उसका असर बहुत वर्षों तक रहा। उसके बाद में करती, हाँ, क्योंकि वो पहला वो था ना, साइन था, एक स्टार, एक गुड लक जिसे कह सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म ऐसा था कि जिससे देश के लोग मुझे जानने लगे और तमाम चिट्ठियाँ आने लगी। बहुत सारे, उस समय तो ये मोबाइल वगैरह का उतना था नहीं, पता चलता था तुम्हारा पत्र आया है, नागपुर से आया है, हैदराबाद से आया है, यहाँ से आया है, और बड़े प्यारे प्यारे पत्र होते थे, उनको मैंने आज भी संभाल के रख रखा है। तो बहुत ही कोई एक ऐसा पत्र या कुछ एक ऐसी चीज जो किसी ने पत्र में लिखी हो जो आपको याद हो, आपके दिल को छू गई हो, कुछ भी ऐसा? अभी तो याद नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं पुरानी चीज़ों में थोड़ा कुछ खोज रही थी, तो मुझे एक पत्र मिला। तो मैंने नागपुर का जिक्र किया तो वहाँ से एक लड़के ने मुझे पत्र लिखा था। तो उसने कहा कि उसमें लिखा था कि आदरणीय, मैंने आपका साहित्य अमृत में मैंने आपकी कविताएं पढ़ी और मुझे बहुत खुशी हुई आपके गीत और आपकी कविताएं पढ़ के, और मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं, आप जिस शहर में रहती हैं, मैं भी उसी शहर में आके बस जाऊँ। अरे वाह, क्या बात है। तो मुझे लगा कि एक तरह से ये लड़का है, और वो लेटर में जब पढ़ा तो वो मैं बार बार छुपा रखती थी कहीं घर वाले कुछ गलत ना समझे, है ना। लेकिन ये है कि उसका वो ज़हन में थोड़ा सा है कि वो कौन था, कौन है था? ना, उसने कोई तो है हाँ, और ये तो होता ही है, ये तो एक फीलिंग होती है, वो फैन वाली फीलिंग। किसी को आपका काम बहुत अच्छा लगा तो उनका ये एफर्ट लेकर एक आपको पत्र लिखना ही कितनी बढ़िया बात है, और ये चाहना कि वो भी उसी शहर में आके रहे, तो ये तो और भी ज़्यादा सुंदर। शैलजा जी, जैसे आपने बताया कि आपको अपनी माँ से वो सपोर्ट मिला कि नहीं, तुम अभी शादी नहीं होगी, जब तक उसको पढ़ना है वो पढ़ेगी, पर फिर शादी हुई और एक लाइफ में एक वो बदलाव आया। और बहुत सी महिलाओं के साथ क्या होता है कि शादी के बाद काम उनके लिए एक बैक सीट ले लेता है, उनके लिए पहले उनका परिवार हो जाता है। तो आपके साथ आपकी जर्नी कैसी रही? आपके साथ भी वैसा ही हुआ, कुछ और था, क्या था? बस ये है कि आप लोगों की दुआओं से, ईश्वर की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से मेरी शादी बहुत ही एक कह सकते हैं अल्टीमेट जो लाइफ पार्टनर होता है, एक ऐसे इंसान से हुई कि वो, उनका मुझे जितना मेरी माँ का सपोर्ट था उससे कहीं ज़्यादा मेरे पति ने फिर मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन ये सपोर्ट जो था वो ऐसा नहीं कि जाते ही शादी की, क्योंकि उन्हें बस इतना पता था कि हाँ लड़की लिखने पढ़ने की है, शौकीन है, और ये दिस एंड दैट। लेकिन उससे ज़्यादा ना मैंने कभी अपने बारे में उनको बताया, ना घर परिवार में, और ना किसी ने मुझे जानने की कोशिश की, है ना, दोनों ही तरफ से कुछ हो नहीं पाया तो वो पूरी तरह से एकदम जॉइंट फैमिली और पूरी तरह से घूंघट वाली बहू बन के पूरा एक लंबा अंतराल मैंने जिया।
फिर दोनों बच्चे हुए, एक बार बार से ये लगता था कि चलो अब लिखना पढ़ना शुरू करूँगी, अब करूँगी। फिर गृहस्थी ऐसी चल पड़ी कि वो एक 10 साल का मेरे जीवन में एक गैप आ गया। मेरे पति फिर धीरे धीरे उनको लगा कि ये शैलजा जो है वो जिससे मैंने शादी की थी ये वो वाली नहीं है ये बहुत बदल चुकी है। हाँ, तो फिर इन्होंने कहा कि तुम अपनी चीज़ों को फिर से शुरू करो। फिर मुझे उन्होंने सपोर्ट किया और वो खुद भी मुझे प्रमोट करने लगे कि तुम लिखना पढ़ना शुरू करो, और एक जिस दुनिया से तुम लौट के यहाँ आई थी उस दुनिया की तरफ वापस जाओ। उस दुनिया में फिर तुम प्रवेश करो, जाओ उसमें, देखो क्या कर सकती हो तुम। तो मुझे एक मेरे मन को एक ताकत मिली, एक अंदरूनी, मुझे लगा नहीं मैं करूँगी और फिर से वो पुरानी शैलजा बन जाऊंगी फिर से। और मैंने इधर विगत 2 वर्षों में मैं अनवरत में लिखना पढ़ना छपना, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था ना, बहुत सारे लोग आगे निकल जाते हैं। हाँ, बहुत 10 साल साल एक तो बहुत लंबा समय बहुत है। बड़ा गैप होता है। तो लाइफ बदल जाती है 10 फिर साल मैंने में। हाँ छोटी छोटी जगहों से फिर से अपने आप को लिखना पढ़ना छपना लगातार, तो धीरे धीरे इतना विस्तार हो गया कि आज मेरे आर्टिकल, मेरे रचनाएं विदेशों में भी प्रकाशित होती हैं, और संविधान की जो अभी 12 भाषाओं में मेरी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, धीरे धीरे आगे होती ही जाएंगी। और आज मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि का पूरा क्रेडिट मैं अपने पति देव को दूंगी क्योंकि उन्होंने आपको वो पुश किया, हाँ, वो सपोर्ट किया, हाँ, जो आपको उस समय पर चाहिए था। तो ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपके लिए वो सपोर्ट आपको वो मिला कि आप अपने करियर को परस्यू कर सके जैसे आप करना चाहती थी। तो बहुत सी महिलाएं होती हैं जिन्हें मिल पाता है, कईयों को नहीं भी मिल पाता है। पर एक अच्छी बात यह है कि हम एक बदलते हुए समय में जी रहे हैं जहाँ पर एक बदलाव आ रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, बदलाव तो अभी बहुत आ चुका है। हम बदलाव की बात क्यों कर रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जो हमारा भारतीय समाज, अब जब हम अतीत में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, तो आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि उस समय महिलाओं की कितनी इज्जत थी, कितना सम्मान था। उस समय भारती ने अपने विद्वता से शास्त्रार्थ करके शंकराचार्य को हरा दिया और उनको तपस्या करनी पड़ी। उस समय अपाला, घोषा, गार्गी, न जाने कितनी विदुषी महिलाएं थीं, और उन महिलाओं को बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत सम्मान समाज में दिया जाता था। लेकिन कालांतर में जाके फिर जो बीच का एक पीरियड आया जहाँ पर तमाम तरह की कुरीतियाँ आ गई महिलाओं के साथ, पर्दा प्रथा है और तमाम तरह के बंदिशें जो है ना, वो उसके बाद तो वहाँ से फिर जब बाहर निकले तो फिर एक संघर्ष स्त्रियों को करना पड़ा। उसमें से कई स्त्रियां बाहर आ पाई, कई आज भी कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं, और कई उस चेंज वाले पीरियड में हैं कि हाँ ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे, निकल जाएंगे। तो अभी जो आज का समय है वो बहुत ही अच्छा स्वर्णिम समय हम इसको कह सकते हैं कि अभी लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए बहुत ही स्वर्णिम समय चल रहा है, क्योंकि आज के समय में हमारी सरकार भी महिलाओं का साथ दे रही है, और तमाम ऐसे महिलाओं के अंदर एक जज्बा भी आया है कि नहीं, हमें कुछ कर गुजरना है। और दूसरी बात ये है कि जो संवेदनशील पुरुष हैं वो भी सशक्त महिलाओं का साथ देते हैं, या ऐसी कमज़ोर महिलाओं को सशक्त बनाने में उनकी मदद करते हैं, जो बुद्धिजीवी और संवेदनशील है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा समय है स्त्रियों के लिए। तो ये मान के चलते हैं कि आने वाला जो भविष्य है, जो समय है, वो पूरी तरह से महिलाओं के ही पक्ष में ही होगा। बिल्कुल, है ना, मतलब विजयी हमेशा से महिलाएं रही हैं और रहेंगी भी। हाँ। बिल्कुल। इस पे अगर आप कुछ लाइंस अगर हमारे लिए सुनाना चाहें हमें तो। अच्छा, तो मैं बेटियों पर सुनाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। और पूरे विश्व की बेटियों को समर्पित करती हूँ इस मंच से, एबीपी के मंच से। सारे घर की खुशी और हंसी बेटियाँ, सारे घर की खुशी और हंसी बेटियाँ हैं, सुकोमल सुगंधित कली बेटियाँ
हैं सुकोमल सुगंधित कली बेटियां, अपने पापा की गुड़िया दुलारी है ये, अपने पापा की गुड़िया दुलारी है ये, अपने मम्मी की है ये सखी बेटियां, सारे घर की खुशी और हंसी बेटियां। और एक और सुनिए। खूब मेहनत लगन से पढ़ी बेटियां, खूब मेहनत लगन से पढ़ी बेटियां, हैं प्रगति पर निरंतर बढ़ी बेटियां, हैं प्रगति पर निरंतर बढ़ी बेटियां, गाँव कस्बा है क्या हर नगर बेटियां, गाँव कस्बा है क्या हर नगर बेटियां, नाप आती हैं अब विश्व भर बेटियां, नाप आती हैं अब विश्व भर बेटियां, सारे घर के खुशी और हंसी बेटियां। और अभी जो चंद्रयान 3 का जो मिशन जो वहाँ गए हैं, उसमें कितनी महिला साइंटिस्ट हैं, एक लंबी लिस्ट है उनकी। तो मैं एक बार उन सभी साइंटिस्ट को समर्पित करती हूँ, महिला साइंटिस्ट को। गम में हर एक के रो पड़ी बेटियां, हर मुसीबत से जमकर लड़ी बेटियां, हर मुसीबत से जमकर लड़ी बेटियां, अपने साहस से चावला बन कभी, अपने साहस से चावला बन कभी, चंद्रमा के हैं ऊपर खड़ी बेटियां, सारे घर के खुशी और हंसी बेटियां, हैं सुकोमल सुगंधित कली बेटियां। क्या बात है। ये जो आखिरी आपने टच दिया ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। चांद पर भी हैं खड़ी बेटियां। बिल्कुल, अब तो चांद पे, मंगल पे और न जाने कहाँ कहाँ बेटियां पहुंचेंगी। बिल्कुल। इसी बारे में अगर बात करें तो जैसे एक चीज़ जो आजकल काफ़ी जिसके बारे में बात हो रही है, फेमिनिज्म, नारीवाद। तो बहुत लोग उसके अगेंस्ट भी हैं कि नहीं, फेमिनिज्म के नाम पे महिलाएं कुछ भी मांगती हैं, कुछ भी करती हैं, और कई लोग उसके साथ हैं कि नहीं, फेमिनिज्म सही चीज़ है। अगर हमें इक्वालिटी चाहिए मर्दों और महिलाओं के बीच में, तो फेमिनिज्म ही उसका तरीका है। तो आपका क्या विचार है फेमिनिज्म पे, नारीवाद पे? देखिए, जो स्त्री सशक्तिकरण की जो आप बात कर रही हैं, तो उसमें ये बहुत ही ज़रूरी था कि इसके पक्ष में खड़ा हुआ जाए, है ना। जो एक पीरियड के बाद से जो महिलाओं पर तमाम तरह की जातियाँ हुई, तो उसके बाद तो एक बहुत ही ज़रूरी था। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए ये ज़रूरी था कि इसके पक्ष में हम खड़े हों, लोग आए सामने और स्त्रियों का साथ दें। और ऐसे तमाम संवेदनशील पुरुषों ने, तमाम बुद्धिजीवियों ने साथ भी दिया, जिसके कारण ही आज अगर कह सकें कि स्त्रियों का अपना मनोबल तो था ही, लेकिन कई बार ऐसे जो आपने देखा होगा कि तमाम जो घरेलू महिलाएं हैं बहुत टैलेंटेड हैं, उनको रोक दिया जाता है। उनको मतलब बहुत सारी ऐसी सपोर्ट नहीं दिया जाता कि तुम जाओ, करो जो करो करना है, करो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं किया जाता उनके साथ। बिल्कुल। तो वो जो एक पक्ष है, अंधेर पक्ष जिसे हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए, ये बड़ा दुखदाई रहा। बिल्कुल। तो जब इस तरह की महिलाओं को अगर हम देखें, तो ये बहुत ज़रूरी लगता है कि ऐसी स्त्रियों के पक्ष में खड़ा हुआ जाए। और मैं तो हमेशा खड़े रहती हूँ, मैं भी, दोनों साथ में, बिल्कुल। क्योंकि ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन यही है कि जो इस तरह की स्त्रियां हैं जो घर में बंद पड़ी हुई हैं, और वो चाहते हुए भी विरोध नहीं कर पाती हैं। वो चाहती हैं कि कुछ कर। मैंने तमाम ऐसे केसेस देखे हैं, चूँकि बचपन से ही जो मेरी माँ का विभाग था, वो महिलाओं का विभाग था। तो मैंने बहुत सारे ऐसे महिलाओं को देखा कि जैसे पत्नी आंगनबाड़ी है, लेकिन उसका सारा काम जो है वो पति कर रहा है। अच्छा। है ना।
तो ये बहुत जगहों पर मैंने देखा। मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम भी किया था जिसमें हमने ट्रैफिकिंग पे मैंने 1.5 साल काम किया था। तो उसमें वहाँ भी मैं जाती थी गाँव में, तो वहाँ देखती थी कि प्रधान है पत्नी लेकिन प्रधान पति जो है वो पूरा उसका हर तरह से सब कुछ किया जा रहा है। मतलब आर्थिक स्तर से लेके और पूरा सामाजिक स्तर तक सारा दारोमदार वो संभाले बैठा हो। तो ये बड़ा दुख लगता था। मैं तो कह भी देती थी कि भाई पत्नी आपकी है, उनको घूंघट में क्यों रखा, आप उनको लाइए मीटिंग में सामने लाइए। तो ये सब चीज़ें रही हैं, तो तब लगता था कि नहीं बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह से नहीं खड़े हो जाएंगे तो ना जाने कितनी औरतें गुम हो जाएंगी और गुमनाम गलियों में चली जाएंगी, उनकी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर आर्थिक रूप से स्त्रियों को समर्थ नहीं बनाया गया, उनकी अपनी आज़ादी, उनके अपने मनोभावों के साथ वो जी सके, जिस स्वतंत्रता के कल्पना जो स्त्रियां करती हैं उस स्वतंत्रता के साथ वो जी सके, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए लोग जो उतर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपने मुझे बताया था कि आपने एक कविता स्पेशली हमारी इस बातचीत को लेकर लिखी है, तो क्या आप वो हमें पढ़ के सुनाना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं सुना रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं सोच रही थी, डर रही थी मैं, भीतर से एक डर होता है लड़कियों के मन में। मुझे लगा पता नहीं कैसे सवाल होंगे क्या, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चला कैसे इतना आपके साथ हमारा बीत भी गया बातें करते करते, और हम इतने आगे बढ़ गए बातचीत में। मैं एक गीत सुनाती हूँ, सुनिएगा। तो सज्जन के लिए सुमन हूँ मैं, सज्जन के लिए सुमन हूँ मैं, दुर्जन के लिए कटारी। मैं नए दौर की नारी हूँ, मैं नए दौर की नारी, मैं नए दौर की नारी हूँ, मैं नए दौर की नारी। सज्जन के लिए सुमन हूँ मैं, सुमन पुष्प। सज्जन के लिए सुमन हूँ मैं, दुर्जन के लिए कटारी। मैं नए दौर की नारी हूँ, मैं नए दौर की नारी। और नारियाँ किस जज्बे के साथ आप अपनी ज़िंदगी को जीती हैं, सुनिएगा। चाहे कितनी बाधाएं हो मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कितनी बाधाएं हो मैं हार नहीं मानूंगी। संघर्ष ही अब पथ है मेरा, इस पथ बढ़ना ठानूंगी। संघर्ष ही है अब पथ मेरा, इस पथ बढ़ना ठानूंगी। मंजिल को अब पाना ही है, मंजिल को अब पाना ही है, कितनी हो राह दुधारी। मैं नए दौर की नारी हूँ, मैं नए दौर की नारी, मैं नए दौर की नारी हूँ, मैं नए दौर की नारी। एक बंद और सुनिए। सदियों सदियों शोषण भोगा, सदियों सदियों शोषण भोगा, तब शान बनाए अपनी। आज जो हम हैं, सदियों सदियों शोषण भोगा, तब शान बनाए अपनी। जौहर के शोलों में झुलसे, तब आन बचाए अपनी। जौहर के शोलों में झुलसे, तब आन बचाए अपनी। सीता से ले पद्मिनी तलक, सीता से ले पद्मिनी तलक, झेले हैं संकट भारे। मैं नए दौर की नारी हूँ, मैं नए दौर की नारी, मैं नए दौर की नारी हूँ, मैं नए दौर की नारी। एक आखिरी बंद और समर्पित करती हूँ और स्त्रियों के जज्बे को सलाम करती हूँ, सुनिएगा। अब कोई जगह नहीं ऐसी मैं जहाँ नहीं हूँ आगे। बिल्कुल।
अब कोई जगह नहीं ऐसी मैं जहाँ नहीं हूँ आगे, बाहर भीतर से जागे तब ही भाग्य ये मेरे जागे, बाहर भीतर से जागे तब ही भाग्य ये मेरे जागे। इतिहास नया लिखना है अब, इतिहास नया लिखना है अब, ये जंग रखूंगी जारी, मैं नए दौर की नारी हूँ, मैं नए दौर की नारी, मैं नए दौर की नारी हूँ, मैं नए दौर की नारी। क्या बात है, इतनी सुंदर पंक्तियाँ आपने लिखी शैलजा जी, मज़ा आ गया सुन के और दिल को छू गई, क्योंकि एक एक चीज़ आपने इसमें कवर कर ली, चाहे फिर वो सीता जी या पद्मिनी जी हो या फिर आज जिस चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं, हर एक चीज़ आपने एक साथ डाल दी। और यही बस ये इससे बेटर तो मेरे ख्याल से एंडिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि आप शब्दों की जादूगरनी हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ आज आने के लिए, लेडीज़ फर्स्ट पे ये गपशप करने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी ऑडियंस को बहुत बहुत मज़ा आया होगा ये सुनने में, क्योंकि मुझे तो बहुत आया और मैं भी आपकी ऑडियंस ही हूँ, तो इसीलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और सुनते रहिए हमारे साथ लेडीज़ फर्स्ट ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट।